गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्नबर सर्किट। स्नबर सर्किट बेसिकली होता क्या है, इसका कार्य क्या है, कैसे यह डिज़ाइन किया जाता है, इन सब की हम चर्चा आइए करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्नबर सर्किट होता क्या है। Snubber circuit is a circuit which snubs or limits the switching voltage amplitude and its rate of rise dV by dt। ठीक है, तो वह सर्किट जो स्विचिंग वोल्टेज के मान तथा उसके परिवर्तन दर को लिमिट कर सके वह सर्किट कहलाता है स्नबर सर्किट। अर्थात यह वोल्टेज के एम्पलीट्यूड और उसके रेट ऑफ राइज अर्थात dV by dt को लिमिट करता है। इसके द्वारा पावर डिसिपेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्किट है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सर्किट्स में पावर डिसिपेशन को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ वोल्टेज के मान को भी लिमिट करता है और वोल्टेज परिवर्तन दर को भी लिमिट करता है। क्यों हमें इस स्नबर सर्किट की आवश्यकता पड़ी? देखिए, इफ़ द रेट ऑफ राइज of suddenly applied voltage, if the rate of rise of suddenly applied voltage across thyristor is high, the device may get turned on। यानी कि अगर मान लीजिए जो dV by dt है, अगर उसकी रेट ऑफ राइज काफ़ी अधिक होती है और वह थायरिस्टर पे क्या है अप्लाई की जाती है, तो इस केस में आपका थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है। इसे dV by dt ट्रिगरिंग भी कहते हैं। परंतु इसके द्वारा SCR जो है उसकी वर्किंग है वह सही नहीं होती है। इसका कारण क्या है? देखिए, मान लीजिए थायरिस्टर में मैं आपको एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए ये थायरिस्टर है, ठीक है, और अगर आपने इसमें हाई जो dV by dt एकदम हाई रेट में अप्लाई करा तो ये ऑन तो हो जाएगा, परंतु इसमें होगा क्या कि जंक्शन में इस dV by dt के द्वारा काफ़ी उच्च करंट प्रवाहित होगा। वो कैसे निकलता है? देखिए, आपका जो जंक्शन है, यानी कि जो थायरिस्टर में 3 जंक्शन है और जो इसका मध्य जंक्शन है जो रिवर्स बाइस होता है, वह एक कैपेसिटर की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो ये एक SCR है, ये क्या है, एक ये इसका जंक्शन नंबर 1, जंक्शन नंबर 3, और जो मध्य जंक्शन है जिसे हम ये डिप्लीशन लेयर है इसकी। तो इस हाई dV by dt यानी कि अत्यधिक परिवर्तन दर यानी dV by, मान लीजिए कैसे इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड से दूसरे सेकंड के हिस्से में जो वोल्टेज है उदाहरण के तौर पर 0.5 मिली सेकेंड से 0.6 मिली सेकेंड हम लेते हैं। ठीक है, इसमें जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट से 2 वोल्ट बढ़ गया। तो अब बताइए परिवर्तन दर कितनी निकलेगी? 1/0.1 मिली सेकेंड। ठीक है, अर्थात अगर इसमें को सॉल्व करूँगा तो वो कितना आएगा? वो तकरीबन आएगा 100 वोल्ट पर सेकेंड। तो इतना अधिक वोल्टेज, और अगर मान लीजिए समय और अंतराल कम होता है तो जो वोल्टेज राइजिंग रेट यानी वोल्टेज की परिवर्तन दर है और ज़्यादा तेज हो यानी अधिक हो जाएगी। तो इसके कारण होता क्या है कि इस जंक्शन में यानी कि इस SCR में अत्यधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, जिससे इस जंक्शन में क्या होता है, रेड स्पॉट, अर्थात इस ज़्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होने की वजह से कुछ स्थानों पर रेड स्पॉट यानी कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वह चीज़ लाल हो जाती है, उसी प्रकार से जंक्शन में भी रेड स्पॉट उत्पन्न हो जाते हैं और इससे जंक्शन का तापमान बढ़ता है। और तापमान बढ़ने की वजह से अगर तापमान का मान उसकी जो रेटिंग है उससे अधिक हो जाता है तो SCR क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो स्नबर सर्किट क्या है, इसी dV by dt को लिमिट करने के लिए लगाया जाता है, इस यानी कि इस दर को लिमिट करने के लिए लगाया जाता है। साथ ही साथ इसके द्वारा क्या है, पावर डिसिपेशन भी कम होती है। यानी कि अगर मान लीजिए करंट का मान बढ़ता है यानी dV by dt का मान बढ़ता है तो करंट प्रवाहित जो धारा है dI by dt उसका मान भी बढ़ेगा और उसके फलस्वरूप क्या होगा, पावर यानी कि ऊष्मा एनर्जी बढ़ेगी। और अगर मान लीजिए हम इसको लिमिट कर देते हैं तो इनडायरेक्टली क्या है, आपका जो स्नबर सर्किट है वह पावर डिसिपेशन यानी कि
जो ऊष्मा ऊर्जा है उसको भी लिमिट करता है। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं वापस पुनः इसकी। ठीक है, क्यों इसकी आवश्यकता क्यों है कि अगर रेट ऑफ राइज सडनली अप्लाइड वोल्टेज है अक्रॉस थायरिस्टर, उसको बढ़ा दिया जाता है तो थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा। तो हमें इस फिनोमिनन को रोकना है क्योंकि इसके द्वारा थायरिस्टर डैमेज हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी चर्चा करी। अब देखिए कैसे डिज़ाइन किया जाता है। देखिए डिज़ाइन करने का इसका जो सिंपल सा सर्किट है, आप देख सकते हैं ये इसका सर्किट है। यहाँ एक लोड है, एक स्विच है और यह है आपका एक स्नबर सर्किट है। ठीक है, क्योंकि हम थायरिस्टर के अक्रॉस की बात कर रहे हैं, थायरिस्टर को प्रोटेक्ट करना है, तो थायरिस्टर के पैरेलल में एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यानी कि स्नबर सर्किट को कैसे बनाया जाता है, स्नबर सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटर सी, यानी कि रेजिस्टेंस आर और कैपेसिटेंस सी को दोनों को सीरीज़ में लगाया जाता है और इस सीरीज कॉम्बिनेशन को SCR के पैरेलल में लगा दिया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बनता है हमारा स्नबर सर्किट। और ये स्नबर सर्किट देखिए ये SCR का वर्किंग सर्किट है, यानी कि SCR लोड को धारा प्रदान कर रहा है, परंतु स्नबर सर्किट केवल SCR को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, dV/dt यानी कि वोल्टेज परिवर्तन दर की उच्च मान या एकदम क्षणिक मान से बचाने के लिए। अब देखिए वर्किंग कैसे, क्या होती है इसकी वर्किंग। जो कैपेसिटर C इन पैरेलल है डिवाइस के, ठीक है, वह उसका काम है dV/dt ट्रिगरिंग, जो है अनवांटेड dV/dt ट्रिगरिंग से SCR को बचाना। यानी द कैपेसिटर C इन पैरेलल विद द डिवाइस इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट अनवांटेड dV/dt ट्रिगरिंग ऑफ द SCR। ये जो कैपेसिटर C है वो केवल अकेला ही काफ़ी है SCR को dV/dt ट्रिगरिंग से बचाने के लिए। कैसे, देखिए अब जानते हैं जब एकदम से स्विच S क्लोज होगा, यानी कि जो ये S स्विच है क्लोज होगा, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज है कैपेसिटर C, और मान लीजिए RS नहीं है, RS को आप क्या करते हैं, नेगलेक्ट मान के देखिए। RS अभी मान लीजिए यहाँ पे RS है नहीं, यहाँ केवल क्या है, सीधी रेखा है और केवल कैपेसिटर C कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या होगा, आप जानते हैं कि समानांतर में जब भी कोई दो कंपोनेंट जुड़े होते हैं तो उनका वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। ठीक है, यानी कैपेसिटर का वोल्टेज और SCR का वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। तो अब जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि S जो स्विच S है वो क्लोज्ड होगा तो क्या होगा, सडन वोल्टेज, यानी कि आप जानते हैं जैसे स्विच S क्लोज्ड हुआ तो ये VS एकदम सडन वोल्टेज किस पे अप्लाइड हुआ, SCR पर, यानी कि जो dV/dt की दर है वो काफ़ी अधिक हो जाएगी। परंतु हम ये भी जानते हैं कि जो कैपेसिटर है उसका सिद्धांत क्या है, तो कैपेसिटर जो सडन वोल्टेज यानी कि इनिशियल वोल्टेज पर शॉर्ट की भांति कार्य करता है। यानी कैपेसिटर का जो वोल्टेज है सडनली राइज नहीं होता है, ये कैपेसिटर का सिद्धांत है, वो समय लगाता है वोल्टेज इस वोल्टेज तक चार्ज होने में। तो क्या होगा, शुरुआत में कैपेसिटर एज ए शॉर्ट सर्किट व्यवहार करेगा, जिससे इस SCR पर क्या होगा, इस SCR पे भी वोल्टेज का मान क्या आएगा, 0। अर्थात जब स्विच को सडनली क्लोज किया जाएगा तो इस SCR पर इस कैपेसिटर के द्वारा जो सडन वोल्टेज राइज है उससे ये सुरक्षित रहेगा और जो भी कैपेसिटर पर वोल्टेज होगा उसके बराबर ही SCR में वोल्टेज अर्थात 0 आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर में इंस्टेंटली वोल्टेज राइज नहीं होता, इनिशियल वोल्टेज क्या रहेगा कैपेसिटर का, 0 रहेगा। ठीक है, या जो भी आप कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं जो उसका वोल्टेज है वही उस इनिशियल मान जो उसका होगा वही आपके SCR का इनिशियल यानी कि वोल्टेज मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका कैपेसिटर शुरुआत में शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है और SCR पर 0 वोल्टेज आरोपित हो जाता है। अब जो वोल्टेज अक्रॉस C है वो धीरे धीरे क्या होगा, बिल्ड होगा यानी बढ़ेगा और उसकी जो दर है वह dV/dt से काफ़ी कम रहेगी। इससे SCR को जो मैक्सिमम dV/dt रेटिंग है उससे बचा लिया जाएगा। तो ये केवल यही स्नबर सर्किट हो सकता था और इसमें केवल कैपेसिटर की क्या थी, ज़रूरत पड़ती। परंतु अब एक सवाल आता है कि हमने इस अतिरिक्त जो ये रेजिस्टेंस को हमने क्यों लगा दिया, इसका क्या महत्व हुआ, जब हमारा जो काम है वो केवल कैपेसिटर से ही हो रहा था तो हमने रेजिस्टेंस का उपयोग क्यों किया। ठीक है, तो इसका उत्तर आइए मैं आपको दे देता हूँ। देखिए आपने यानी कि हमने इसमें जो मैग्नीट्यूड जो हमने dV/dt से बचाने के लिए जो दर है उससे बचाने के लिए कैपेसिटर लगाया, परंतु जब कैपेसिटर आपका क्या होगा, चार्ज हो जाएगा अधिकतम किस वोल्टेज तक, VS तक,
और जैसे ये चार्ज हुआ तो ये क्या होगा, SCR को अपना डिस्चार्ज करना है, SCR के द्वारा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो जो डिस्चार्ज होगा, जो उसके द्वारा जो धारा प्रवाहित होगी उसको लिमिट कैसे करोगे आप, क्योंकि इस कैपेसिटर के अलावा हमने मान लीजिए अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा है, जो डिस्चार्ज करंट होगा उसकी दर काफ़ी अधिक होगी, यानी कि डिस्चार्ज करंट बहुत ही तीव्र गति से प्रवाहित होगा, क्योंकि कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग दर है वह किसी लोड यानी कि किसी रेजिस्टेंस के द्वारा निर्धारित की जाती है। परंतु यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस R नहीं होगा, जो डिस्चार्ज करंट है वो यानी कि क्या होगा, जो हमने बात करी है di/dt, ये काफ़ी अधिक होगी। और अगर ये काफ़ी अधिक होगी तो हमारा जो भी काम था यानी कि स्नबर सर्किट का, वो पूरी तरह से निष्फल हो गया, और SCR पुनः क्या होगा, di/dt के द्वारा क्या होगा, हाई di/dt के द्वारा डैमेज होने की संभावना SCR में बढ़ जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसका उपयोग किया जाता है, जो इस डिस्चार्ज करंट के मान को क्या करता है, लिमिट करता है। इस डिस्चार्ज करंट के मान को यह लिमिट करता है, जिससे di/dt रेटिंग को भी लिमिट किया जा सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये RS के अतिरिक्त यहाँ पे एक चीज़ और लगाते हैं, इंडक्टर भी लगा देते हैं प्रैक्टिकल सर्किट में, जो भी di/dt की रेटिंग को भी लिमिट करता है। ठीक है, तो उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे आगे। तो इस रेजिस्टेंस का काम क्या है, जो कैपेसिटर द्वारा डिस्चार्ज करंट है उसके मान को लिमिट करना, जिससे SCR di/dt रेटिंग से भी सुरक्षित रहे। तो यह था आपका स्नबर सर्किट की वर्किंग था। तो ये इन ऑर्डर टू लिमिट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्चार्ज करंट बाय कैपेसिटर, रेजिस्टेंस R इज इंसर्टेड इन सीरीज विद C। तो यह था हमारा इस रेजिस्टेंस R को सीरीज़ में लगाने का जो उद्देश्य, यानी कि सीरीज़ में लगा जो रेजिस्टेंस R है वह कैपेसिटर द्वारा जो डिस्चार्ज करंट है उसको लिमिट करता है, जिससे आपका जो SCR है वो di/dt रेटिंग से भी प्रभावित ना हो। ठीक है, तो जब SCR को टर्न ऑन किया जाएगा तो इनिशियल डिस्चार्ज करंट का मान क्या होगा, V/R, और जो di/dt से कम रहेगा। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार से स्नबर सर्किट की वर्किंग होती है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R, C और लोड सर्किट जो पैरामीटर्स है वह एक प्रकार का अंडरडैम्ड सर्किट का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो सर्किट है वो एक अंडरडैम्ड सर्किट का निर्माण। अंडरडैम्ड सर्किट का अर्थ क्या होता है, देखिए जो सर्किट है उसमें जो ये एक प्रकार से इस प्रकार से इसमें वेव फॉर्म अपने आप ही स्वतः है डैम्पिंग मोड यानी कम होती चली जाती है, उसे अंडरडैम्ड, ठीक है, उसे अंडरडैम्ड सर्किट बोलते हैं। इसमें जो ईटा है यानी कि जो डैम्पिंग फैक्टर है उसका मान 1 से कम होता है, इस प्रकार से इसको लगाया जाता है। तो इसमें एक इंडक्टर की आवश्यकता भी होती है। अगर लोड इंडक्टिव हो तो यह एक अंडरडैम्प्ड सर्किट की भांति व्यवहार करेगा, जिसमें ईटा का मान क्या होगा, <1, यानी कि यह एक अंडरडैम्प्ड सर्किट की पहचान होती है, जिसमें ईटा जो डैम्पिंग फैक्टर कहलाता है उसका मान 1 से कम होना चाहिए, तब जाके वह अंडरडैम्प्ड सर्किट कहलाता है। और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो dV/dP की लिमिट है वह एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ तक लिमिट की जा सकती है। तो ये था आपका स्नबर सर्किट। और जो इसका प्रैक्टिकल सर्किट है वो देखिए किस प्रकार से होता है। यहाँ पे देखिए यह एक साधारण सर्किट है, एक साधारण सर्किट किसमें हमने केवल एक स्विच का उपयोग किया है, एक SCR, एक रेजिस्टिव लोड। तो यह सर्किट जब स्विच ऑन किया जाएगा स्विच को, तो SCR में क्या है, अत्यधिक मात्रा में dV/dt यानी कि जो वोल्टेज की परिवर्तन दर है काफ़ी अधिक रहेगी, जिससे SCR आपका क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो यह सर्किट होता है एक प्रैक्टिकल सर्किट नहीं है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, स्नबर सर्किट का उपयोग किया। अब आप देखें स्नबर सर्किट का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे जो एक कैपेसिटर लगाया है जो dV/dt रेटिंग को लिमिट करेगा, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक अतिरिक्त इस पूरे सर्किट के श्रेणी क्रम में हमने यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिया। आप जानते हैं कि इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है कि जो इसमें जो करंट है ये इनिशियली क्या व्यवहार करता है, ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है एक इंडक्टर, यानी कि जो इसमें अत्यधिक मात्रा में जो dI/dt रेटिंग आएगी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडक्टर शुरुआत में ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। इस वजह से SCR के द्वारा कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी सर्किट में, और SCR हाई dI/dt रेटिंग से भी सुरक्षित रहेगा। तो ठीक है, तो जब SCR को इस स्विच को ऑन किया जाएगा तो क्या होगा, इस स्विच को ऑन करने से जो प्रथम में तो आपका क्या है
कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जो रेजिस्टेंस है, जो भी उसके अंतर्गत वोल्टेज होगा वही आपके एससीआर को वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो यह सर्किट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ पे स्विच क्लोज होते ही रेजिस्टेंस आरएस, ये जो पूरा जो है सर्किट, नंबर सर्किट, वो आरएस में तब्दील हो जाएगा। क्यों? जो भी वोल्टेज आरएस को मिलेगा वही आपके एससीआर को मिलेगा, और इस प्रकार से सर्किट आपको स्विच एस क्लोज करने पर दिखाई देगा। तो यह इसका फाइनल सर्किट होगा। और जो इंडक्टर एल है वह क्या करेगा? इंडक्टर एल आपकी हाई di/dt रेटिंग को, हाई di/dt रेटिंग से एससीआर को सुरक्षित करेगा। तो ये था आपका स्नबर सर्किट। स्नबर सर्किट के एडवांटेज क्या हो सकते हैं? देखिए, हमने अभी तक पढ़ लिया है इस पूरे लेक्चर में कि यह वोल्टेज और करंट के एम्पलीट्यूड को लिमिट करता है। वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को कैपेसिटर के द्वारा, और करंट के एम्पलीट्यूड को किसके द्वारा? इंडक्टर के द्वारा। इट लिमिट द रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज एंड करंट, दोनों की बात को देखिए। रेजिस्टेंस के द्वारा तो जो वोल्टेज है जो एससीआर को वही मिलेगा जो रेजिस्टेंस को मिल रहा है, और ये दोनों जो कैपेसिटर तो वोल्टेज के राइज को लिमिट करेंगे, और ये करंट के राइज को लिमिट करेंगे। और साथ ही साथ ये क्या है? रिड्यूस द पावर डिसिपेशन, क्योंकि अगर मान लीजिए करंट का मान, यानी जो करंट की परिवर्तन को हमने लिमिट कर दिया है, तो इससे क्या होगा? जो आपकी पावर डिसिपेशन भी कम रहेगी। साथ ही साथ ये EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को भी रिड्यूस करेगा, डैम्पिंग वोल्टेज और करंट रेंजिंग के द्वारा जो उत्पन्न होंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्नबर सर्किट के बारे में, और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर अगले टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। आज के लिए धन्यवाद।